उन्होंने इस समय पे इतने अच्छे कार्यक्रम रखे हैं कि महिलाएं अपनी बात रख पाएँ। और आपके वेलकम के लिए भी बहुत बहुत बेहतर तरीके से हमें वेलकम किया है। तो इस बात की शुक्रिया है आप सभी को बहुत बहुत ज़्यादा। मैं आज इस विषय पर नैतिकता पर बात रखना चाहूँगी, संविधान पर बात रखना चाहूँगी। तो आज की जो परिस्थितियां हैं, आप सभी ने देखा है, सिर्फ निर्भया को लेके नहीं, हम यूपी के कांड को देखें या तो फिर हम झारखंड के कांड को देखें या मणिपुर के कांड को, कोलकाता के कांड को देखें, आप कहीं पे भी चले जाओ, आज महिलाएं ना घर में सेफ है, ना विद्यालय में सेफ है, ना कॉलेज में सेफ है, ना अस्पतालों में सेफ है, ना ही सार्वजनिक स्थल में सेफ है, और ना ही कहीं किसी ऐसे कार्यस्थल है जहां महिलाएं सेफ हैं, और ना ही बेटियां सेफ हैं। आज ऐसे स्थितियों में आपने जो बैठक रखा है, मुझे सच में ये लगा कि ये हमारी बहुत महत्व, खास करके आपके समुदाय के बीच जब मुझे आना पड़ा, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। आज हम जब बात कर रहे हैं कि हम महिलाओं के साथ क्या स्थिति है, बेटियों के साथ क्या स्थिति है, हम संविधान को लेके बात कर रहे हैं। संविधान ने तो हमें कानून दे ही दिया है, परंतु क्या वो कानून आज हम जैसी महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ जस्टिस कर पा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज अगर जस्टिस हो पाता तो शायद निर्भया कांड में 4 साल नहीं लगते। आज अगर जस्टिस हो पाता तो आज पूरे भारत का हॉस्पिटल प्रोटेस्ट में नहीं बैठता, क्योंकि आज वो जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। आज हमारी लड़ाइयाँ जो है हम लड़ रहे हैं, और आपको हर एक वक्त पे ट्रायल पे रोक दिया जाता है, तो कहीं हमें आगे बढ़ने के लिए एविडेंस को लेके हमें रोक दिया जाता है, एविडेंस मिलते भी है तो भी वहाँ पे रोक दिया जाता है ये कहकर के ये एविडेंस पूरे नहीं है। यहाँ पे कई सारे सीबीआई लगाए जाते हैं, सीआईडी लगाते हैं, ये भी प्रशासन की तरफ खरीद बिक्री हो जाती है, और जस्टिस सिर्फ एक नाम के तौर पे रह जा रहा है। ले लीजिए, चाहे आप निर्भया कांड ले लीजिए, आप हाथरस का कांड ले लीजिए, ये और अभी रिसेंटली में एक यूपी का ही कांड था, आपका बीएचयू जो यूनिवर्सिटी है। तो ये जो स्थितियाँ हैं कि कॉलेज में घुस के बंदे रेप करके चले जा रहे हैं, और उसके बाद उनके जो फैमिलीज है वो जब घर आ रहे हैं तो उनको माला पहना के स्वागत किया जा रहा है। तो आज वो कानून कहाँ है? ये हमारे लिए काफ़ी संवेदनशील है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। आखिर ऐसे कानून क्यों जहां हम अपने हक के लिए बोल नहीं पा रहे हैं? अगर हमारे परिवार, आज पूरा समाज उठ के खड़ा हो रहा है कि भाई हम सब इस कानून ने हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें जस्टिस मिलना चाहिए, मिल नहीं रहा है। हेलो मिलते समय हेलो जी, हेलो और हाँ हाँ, जी, प्रोग्राम चल रहा है, आप अपना माइक बंद करिए। जैनब, तो ये स्थितियां हैं कि हमारी जो, हम जब ये समझ रहे हैं कि आज की जो स्थिति, स्पेशली मैं झारखंड से हूँ, मैंने झारखंड में जब मणिपुर का केस हुआ, मणिपुर के केस में भी हम देख रहे हैं नहीं हुई है, कितने एक्यूज पकड़े गए, कितने एक्यूज को सजाए हुई है। अभी रिसेंटली मैंने और एक केस लिया आपके सिमडेगा में, वहाँ पे भी एक महिला को जमीन के मामले में अधनग्न करके मारपीट, एसपी थाने नहीं किया, उसका कोई भी केस थाना प्रभारी जो उनका ब्लॉक, वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं लिया, जबकि वो महिला अधनग्न हो गई थी, उसको गाड़ी में बैठा के लेके गए और थाने तक लेके गए, और थाना प्रभारी बोलता है कि भाई आप ना इसको केस मत करो क्योंकि कल रक्षाबंधन है, उस लड़के को आप माफ कर दो भाई समझ के। तो ये कौन सा जस्टिस है? आप एक अर्धनग्न महिला जिसको कपड़े वो पहनी हुई थी, उसको कपड़े को फाड़ा गया, वहां पे मारपीट की गई, उसके वीडियो रिकॉर्ड्स भी है, लोगों के बीच वो प्रशासन के पास आ चुका, लेकिन जब वो पुलिस के पास, पुलिस उसको बैठा के लेके गई बचने के लिए, तो उसको पुलिस कहती है कि नहीं आप ये केस मत करो, आप भाई कहकर उसको माफ कर दो। एसपी के पास उसी हालत में जब वो लड़की पहुंची तो उस महिला को उस पुलिस ने बोला कि आप जमीन छोड़ दो, लेकिन ये नहीं कहा कि आपको इस अर्धनग्न हालत में किसने किया, उसने उल्टा ये कहा कि आप जमीन छोड़ दो। जब ये महिला केस करने के लिए कोर्ट में गई तो कोर्ट में उसका नहीं है, वो
हालत में कोर्ट में पहुंची थी, वकील ने उसको मना कर दिया कि आप मुझे 7,000 रुपये, तो महिला शांति वो साइड के रास्ते तक आ गई थी। फिर हमने हाई कोर्ट में दिया, हमारे झारखंड रांची के हाई कोर्ट में। यहाँ पे ये बातें आई कि इसका केस ही गलत है। फिर जब इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो वहाँ पे आईजी को रिपोर्ट किया गया कि भाई एसपी अगर वो सही इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं, एविडेंस नहीं दे रहे हैं, रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आईजी को रिपोर्ट किया गया, छोटा नागपुर आईजी को। जब छोटा नागपुर आईजी आए तो उनके इन्वेस्टिगेशन में जो रिपोर्ट्स गए उन्होंने लिखा कि वहाँ पे एविडेंस नहीं मिले, जबकि सारे एविडेंसेस पुलिस के पास आए, एसपी के पास आए, और उस महिला ने खुद जो गवाह थे, जो लोग वहाँ पे भीड़ में रहे थे, उन लोग को लेकर गए और कहा। उसके बावजूद भी अब तक यहाँ कोई सुनवाई अब तक नहीं हो पाई है। पहली सुनवाई भी अब तक महिला को बुलाकर नहीं की गई है। अब सवाल ये है कि आज जो मणिपुर है वो झारखंड में होने लगा है, मणिपुर में जो घटनाएं घटी थी वो भारत के हर कोने में होने लगा है, कोलकाता की जो घटना है वो होने लगा। तो फिर हम कब तक ऐसे खामोश बैठेंगे? कानून है, आईपीसी सेक्शन हमारे पास आ गए हैं, धाराएं हैं, अनुच्छेद 14 को लेकर हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं, आर्टिकल 21 की बात करते हैं। तो आज हमारा आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 कहाँ है? वो आईपीसी सेक्शन धारा तो लगा लिए जाते हैं, पर जब हम कोर्ट में जाते हैं न्याय के लिए, तब वहाँ पे वो जो दरिंदे होते हैं, जो एक्यूज होते हैं, उनको बेल करके निकाल दिया जाता है, उन्हें जमानत दे दी जाती है। तो ये हमारी नज़र में, हमारे संविधान के साथ, हम महिलाओं के साथ, हम जनता के साथ ये हमारे अधिकार कानून का हनन है। मैं यही कहना चाहूँगी कि हम साथियों को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि जब हमारे सेक्शंस है, जब हमारे आर्टिकल्स है, तो उसी तहत में क्यों नहीं, आप जब एविडेंस लेते हैं उसी समय सजा की सुनवाई होनी चाहिए। उसको इतना समय नहीं देना चाहिए कि 3 साल, 4 साल, 5 साल। अधिकार जरूर है, राइट्स जरूर है कि आप अपने पक्ष भी बात रखें, एक्यूज भी अपने पक्ष पे बात रखेगा और विक्टिम भी अपने पक्ष पर बात रखेगा, पर विक्टिम और एक्यूज जब तक बात रखेगा, आप 4 साल क्यों दोगे? आपको जब एविडेंस मिल गए हैं, आपको सारी चीजें मिल गई है, जब हम चिल्ला रहे हैं, खुद जब रेपिस्ट जो है वो भी इकरार कर रहे हैं कि हाँ हमारे थ्रू हुआ है, फिर सजा क्यों नहीं? इतना समय क्यों? आज हम सब महिलाओं को, भारत की हर एक बेटी को ये आवाज़ उठानी चाहिए कि अगर ये चीज़ें आ गई है, एविडेंस आ गई है, तो सज़ा तुरंत होनी चाहिए। जब हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं तो 3 महीने, हम तो यही कहेंगे कि उसको 3 महीने भी नहीं, एविडेंस आ गया है, एक्यूज आ गए हैं, इकरार हो चुका है, तो हम वेट नहीं करेंगे। जो हमारा आईपीसी सेक्शन कहता है, जो हमारा आर्टिकल कहता है, वो कानून के दायरे में जस्टिस मिलना चाहिए। जी शुक्रिया, आप सभी को शुक्रिया। मैं पता नहीं समय मैंने ज़्यादा अगर ले लिया हो तो, और मैं यही कहूँगी कि आप सभी साथियों की बातें हम भी सुनना चाहेंगे। और मैं झारखंड से हूँ और मैं झारखंड से महिलाओं के पक्ष पे हम लोग काम करते हैं। हमारे साथ ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क और PUCL, हम सभी लॉयर लोग वहाँ पे है। मैं तो एक्टिविस्ट हूँ और मैं आप सबके बीच में जब भी कभी प्रॉब्लम हो झारखंड के किसी भी कोने में और जस्टिस की बात हो और वहाँ पे अन्याय हो रहा है, तो आप लोग हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें। हम सब आपके साथ खड़े रहेंगे और जहाँ कहीं लगता है कि हम लोग को इसके लिए बहुत जोर ज़बरदस्त आवाज़ उठानी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ी हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम की बात सुनी, सचमुच ये बहुत गौर फिक्र की बात है। सबसे पहले तो मैं सोच के ही बहुत फिक्रमंद हो गई कि ये हम लोग स्टडी के पीछे बच्चों के भागते रहते हैं, समाज से थोड़ा सा दूर रहते हैं, समाज के बीच ज़रूर रहते हैं, ये सब न्यूज़ देखते हैं, लेकिन कभी मौका नहीं मिला कि इन सब टॉपिक पे कभी काम किया जाए। तो आज का जो टॉपिक है, नैतिकता ही हमारा स्वतंत्रता अधिकार है, इसके ऊपर जो बात है, तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी कुछ ना कुछ मिसिंग है, जो हम कर नहीं पा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे समाज पे बहुत बड़ा, बहुत गहरा असर पड़ रहा है। तो ये क्या मिसिंग है, इसको हम लोगों को खुद से ही सॉल्व करना होगा। जहां हम बेटियों को अच्छी तालीम दे रहे हैं, एजुकेशन की तरफ बच्चों को अपने बढ़ा रहे हैं, बेटा हो बेटी हो सबको अच्छी तालीम दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन्हें समाज से दूर कर रहे हैं। बच्चों को सोशल लाइफ से एकदम दूर हो जा रहे हैं। बच्चे हमारे दादा दादी नाना नानी के बीच पहले रहते थे, लोग गर्मी छुट्टियों में नानी घर जाते थे,
तो ये सब सोशल एक्टिविटी एकदम बच्चों में खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से भी बच्चे में कुछ बुराइयां आ गई हैं और वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। उनकी क्या जिम्मेदारी है वो नहीं निभा पा रहे हैं, और समाज में मुझे लगता है यही कारण है समाज में और ज्यादा बुराइयां फैलते जा रही हैं। कल एक छोटी सी घटना हुई है, मेरी घर के ही पास की एक बच्ची थी, घर से बहुत दूर नहीं था स्कूल उनका, 10-15 मिनट का रास्ता। वो एक रिक्शा में आ रही थी, तो रिक्शे वाला ने पूछा कि बेटा आप हिंदू हो या मुसलमान हो। तो उसने कुछ आभास हो गया, 9th क्लास की बच्ची थी, तो उसने कह दिया कि मैं हिंदू हूँ। तो वो फिर सटीक रास्ता ले आया, उसने जस्ट रास्ता बदलने चाहा था, तो वो इतनी डरी हुई थी, उसने कहा कि रिक्शा वाले ने मेरे से पैसा भी नहीं लिया मैम, और पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन किया। तो हम कहाँ जा रहे हैं, ये हमारा समाज कहाँ पे जा रहा है? हम सेफ नहीं है, चाहे बच्चियां हो या जॉब में जाते हो या स्कूल बच्चे जाते हो, बहुत ही खराब स्थिति है। यहाँ तक कि रांची जैसा शहर जो कैपिटल है झारखंड का, उसको भी मैं कहूंगी कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हर जगह हम अनसेफ फील करते हैं। कारण है वही, सरकार हमारी बातों को सुनता नहीं है, कोई ज्यादा कानून नहीं बनाते, कोई कठोर कानून पे काम नहीं कर रहा है। तो इसमें बहुत आगे हम लोगों को मेहनत करनी होगी, और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम समाज को एक अपने बच्चों को ऐसा माहौल दे पाए कि वो स्वतंत्र होकर के अपने काम कर सकें। ठीक है, थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज ऑडिबल है? जी हेलो। जी 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 आ रही आवाज। हाँ। अस्सलाम वालेकुम सभी लोगों को जिन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस मुहिम का हिस्सा बनाया गया। ये जो मुहिम चल रहा है, एक महाना मुहिम, 1 महीने का ये मुकर्रर किया गया है, और जिसका टॉपिक है मोरालिटी इज फ्रीडम। तो ये तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स टॉपिक है, जिसपे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और अभी हो ही रही हैं। और ये समझना, पहले तो जिन लोगों ने ये टॉपिक रखा है आज के सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए, ये एक टॉपिक अभी जो सोसाइटी में बहुत प्रिवेलेंट है, वो सारी बुराइयों को आगे रखते हुए ये टॉपिक बहुत सोच समझ कर रखा गया है। और इस टॉपिक को बहुत अलग तरह से समझा जा सकता है, बहुत सारे वेज हैं इसको समझने के। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं ये समझ पाई हूँ, मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को भी अपनी बात रखूं और बताऊं, या जो सिंपलेस्ट वे है, क्योंकि ये मोरालिटी एक इतना वेग टर्म है जिसपे बहुत कुछ बोला जा सकता है, हर कोई अपनी बात उसको अलग अलग तरीके से बता सकता है। जैसे अभी मैडम ने बताया, वो अपने इंसिडेंट्स की बुनियाद पे जो उनके साथ हुआ है उस बेसिस पे बता रही हैं कि किस तरह से हम इनको चेंज कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में 2 कीवर्ड्स आए हैं, एक तो मोरालिटी है और दूसरा फ्रीडम। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मोरालिटी, मोरालिटी का मतलब होता है प्रिंसिपल या नैतिकता, जिसको हम अगर ये करें तो उसका मतलब लिटरल मीनिंग में नैतिकता है, जो कि एक वर्ड, ग्रीक वर्ड है मोरेस, उस पे आया है, जिसका मतलब होता है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, विच मीन्स द वे वी लीड आवर लाइफ, हम अपना लाइफ कैसे जीना चाहते हैं। तो ये पहले जब बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ नहीं था, तो इसका एक सिंपल सा मीनिंग था कि हमारे जो भी कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस हम फॉलो करते हैं, वही मोरालिटी है। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने रिलीजन, जो पहले था वो सिंपल एक रिलीजन बेसिस पे चलता था, लेकिन फिर लोगों ने जब एजुकेट हुए, उस पर क्वेश्चन करने लगे कि ये सही है, ये गलत है, तो मोरालिटी का वेज चेंज होने लगा कि ये रिलीजन से उठ के एथिकल इश्यूज की तरफ जाने लगा। तो मोरालिटी का सिंपल सा मीनिंग यही है कि हम ये जाने कि सही और गलत में फर्क क्या है। सही और गलत, ये सही है और ये गलत है, ये हम जान जाएं और जो सही है उस तरफ चलें। हमारा मोरालिटी सिर्फ सिंपल वे में यही बोलता है। अब ये एक इंडिविजुअल के लिए अलग हो सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे ये एक अलग ये हो सकता है, जैसे कि एक इंसान वो ऑनेस्ट है, मॉडेस्ट है, ट्रूथ बोलता है, लविंग है, रेस्पेक्टफुल है, तो ये एक इंडिविजुअल मोरालिटी को डिफाइन करता है कि ये इंसान के अंदर इंडिविजुअली उसको वो कैसा मॉरल उसके अंदर बिल्ड हुआ है। और एक
सोसाइटी लेवल पे होता है मोरालिटी, जिसमें ये होता है कि वो दूसरी कम्युनिटी के लिए क्या फील करता है, एनवायरनमेंट के ऊपर उनका इश्यूज क्या है, एनिमल्स, एनवायरनमेंट, सारे जो सोसाइटल इश्यूज है उस पे उसका क्या ये रहता है। तो अब ये सही और गलत ये बहुत ही मतलब एक ऐसा टॉपिक है जो किसी इंसान के लिए वो सही हो सकता है और किसी के लिए वो गलत हो सकता है। तो हम ये कैसे जज करें कि हम सही हैं या गलत हैं? क्योंकि अगर आप किसी, मान लीजिए किसी करप्ट आदमी या चोर, उससे भी आप अगर पूछिएगा कि आप ये जो कर रहे हैं ये सही है, तो वो किसी ना किसी तरीके से उसको जस्टिफाई कर सकता है कि मेरे अंदर ये मजबूरी है, लाचारी है, जिसकी वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि हम कैसे सही और गलत की पहचान करें, और ये इसका ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है? तो अब तक मेरी समझ में जो बना है कि एक रिलीजियस और जो स्पिरिचुअल टच होता है वो आपको बहुत हद तक सही और गलत को पहचानने में और उसको समझने में मदद करता है। इसका सिर्फ मीनिंग सिर्फ मुस्लिम रिलीजन से नहीं है। हर रिलीजन हमेशा एक सही रास्ता ही दिखाता है, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे बाइबल हो, किसी भी बुक हो, वो हमेशा एक सही टीचिंग की तरफ ही ले जाता है। लोग उसको मोल्ड करके अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं। तो रिलीजियस टीचिंग बहुत बड़ा बेस है हमारे अंदर एक एथिकल या मॉरल वैल्यूज को की तरफ हम लोगों को ले जाने के लिए। अब इसमें दो तरह की बात आती है। मोरालिटी तो हमने देखा अपना एक इंडिविजुअल मोरालिटी जो सबसे जरूरी है, और एक हमारा सोसाइटी की तरफ होता है। उसी तरह से अब दूसरा वर्ड आता है फ्रीडम। फ्रीडम का सिंपलेस्ट मीनिंग अगर हम देखें तो आज़ादी है। आज़ादी बहुत तरह से लोग ले सकते हैं कि हमें बोलने की आज़ादी है, रहने की, हम जो पहने हम खाएं। तो इस पे भी एक पाबंदी जो लगती है वो किस तरह से लगती है? तो रिलीजियस बिलीफ को अगर हम उस पे ये रखें तो वो हमको हर तरह से गाइड करता है कि आप इस तरह से पहने, इस तरह से जाएं, इस तरह से खाएं पिए। तो ये हमारा एक इंडिविजुअल फ्रीडम की तरफ हमको बताता है कि हम इस तरह से अपना फ्रीडम ये कर सकते हैं। लेकिन अगर एक डीपर मीनिंग हम देखें तो आज़ादी हमें सोसाइटी के बहुत सारे बुराइयों से चाहिए। आज़ादी, जैसे कि अभी बहुत बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है, क्राइम का, रेप का, वायलेंस, करप्शन, सारा हेट्रेड जितना दुनिया में फैला है, ये सब भी हम लोगों को किसी न किसी तरह से जहनी तरीके से जकड़ के रखा है, मतलब हमें कैद करके रखा है। तो इससे आज़ादी भी एक फ्रीडम हुआ। तो इसको लेने का हमारा दो तरीका है, इस चीज को, इस टॉपिक को समझने का दो तरीका। या तो सिंपल मीनिंग है कि ये फ्रीडम हम लोगों को किस तरह से, और सोसाइटल जो कैद है उससे फ्रीडम पढ़ने का ये तरीका है। लेकिन अब हमारा टॉपिक इसमें है वाई एंड हाउ। तो वाई, क्यों, क्यों जरूरी है कि जो हम मोरालिटी, जो हम हमारे अंदर जो अपना नैतिकता है उसको बना कर रखें तो हमें फ्रीडम मिलेगी। क्योंकि हम जान ही रहे हैं कि आजकल सोसाइटी में ये सारी बुराइयां इतनी प्रिवेलेंट हो गई हैं, क्वेश्चन हो रहे हैं, लॉ पे क्वेश्चन हो रहा है कि हम इस पे, सरकार पे और लॉ पे ये क्वेश्चनिंग हो रही है कि क्यों जवाब, क्यों अभी मैडम ने जैसे बोला कि क्यों इतना लेट हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए सबसे बेसिक जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं ये है कि इंडिविजुअल लेवल पे हम इसको कैसे अपने आप को बिल्ड करें और मोरल वैल्यूज से कैसे हम स्टिक रह सकें। और इस पे बहुत सारी थ्योरीज आ चुकी है। इसी तरह से प्लेटो एक सोशलिस्ट है, उन्होंने कहा था कि सोसाइटी इज ए इंडिविजुअल विद अ लार्ज ब्रेन। इसका मतलब है कि सोसाइटी जो बनती है बहुत सारे हर इंडिविजुअल को मिला के एक सोसाइटी बनती है। तो अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे काम करें, अपने घर पे ही हम अपने अपने लेवल पे काम करें, अपने जो नियरेस्ट है बच्चे, सबको अपने इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम मोरालिटी को इनकलकेट करने की कोशिश करें तो एज अ होल उसका इफेक्ट हमको बाद में एज ए सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी में मिलेगी। तो हर सोशलिस्ट ने अलग अलग व्यूज दिए इसके बारे में। गांधी जी ने भी बोला सर्वोदय अंत्योदय। तो इसका मतलब है कि अगर हम अपने मॉरल वैल्यूज से स्टिक करके रखें तो हमारे अंदर सर्वोदय मतलब हमेशा हमारा उदय एज अ सोसाइटी, एज एन इंडिविजुअल होगा। और इसकी जरूरत हमें इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि ये हमको मेंटली और स्पिरिचुअली बहुत पीस देता है। तो इसका वाई का तो क्वेश्चन, वाई का जो आंसर है ये बहुत आसान तरीके से हम समझ सकते हैं कि क्यों चाहिए, क्यों मोरालिटी हमें फ्रीडम की तरफ ले जाएगा। क्योंकि मोरालिटी या जो हम अपना लाइफ में जिस तरह से जीना रहना या जिस तरह से भी जिंदगी जीना चाहते हैं
हेलो। तो अगर हम उस पे स्टिक करें तो वो हमें हमें एक सुकून और एक फ्रीडम की। प्लीज इनका माइक ऑन है, उसको ऑफ कर दीजिए। तो इंडिविजुअल फ्रीडम की बात कर रहे थे हम। अगर मान लीजिए कोई इंसान हमेशा सच बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता, तो वो हमेशा एक मॉरल वैल्यूज से लगा हुआ है कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मुझे झूठ नहीं। तो उसके अंदर एक जो कंटेंटमेंट की फील रहती है और जो सुकून रहता है, वही उसको फ्रीडम की तरफ लीड करेगा। तो ये एक सीधा सा रास्ता है। ये दोनों को इसलिए दोनों इंटरलिंक्ड है कि अगर हम अपने मॉरल वैल्यूज को इंडिविजुअल लेवल पे मेंटेन कर पाए तो इसका इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी पे बहुत बड़ा दिखेगा फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन ये धीरे धीरे इम्पैक्टफुल रहेगा। अब इसके अगर हम हाउ एस्पेक्ट की तरफ जाएंगे, हाउ मतलब कैसे अब ये अचीव किया जा सकता है, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। क्यों किया जा सकता है? ये तो सिंपल वे है, क्योंकि इससे हमारी सोसाइटी में चेंजेस आएंगे, तो ये बहुत आसान सा हो गया। लेकिन हाउ पे बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है, इसमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है हम लोगों को हर लेवल पे। तो इसके बहुत सारे टायर सिस्टम के थ्रू समझाया गया है सोशल लेवल पे, जिसमें कि आता है कि आप फैमिली लेवल पे क्या कर सकते हैं, स्कूल लेवल पे क्या कर सकते हैं और सोसाइटी लेवल पे क्या कर सकते हैं। क्योंकि यही जो 3 पड़ाव है जहां से हम गुजरते हैं अपनी जिंदगी के, इस पे काम करके हम अपनी मोरालिटी को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। तो पर इसमें मैं एक ऐड करना चाहती हूँ, जो टायर सिस्टम है उसमें 3 चीजें है, पर मैं एक ऐड करना चाहती हूँ कि प्री कंसेप्शनल, हम फैमिली से पहले प्री कंसेप्शनल लेवल पे भी देखा जा सकता है। क्योंकि एज अ डॉक्टर ये है कि मैं बता सकती हूँ कि जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, तब से ही उसका जो फ्यूचर का, उसका चाइल्डहुड कैसा होगा, क्या होगा, उसका एक इंडिकेशन मिल जाता है। इसलिए हम लोग माँ को एडवाइस करते हैं कि आप खुश रहिए, रेस्ट कीजिए। नॉर्मल भी बोलचाल में हम लोग इसी तरह से एडवाइस करते हैं, क्योंकि उसका असर बच्चा को उस वक्त से पड़ता है। तो इसका इम्पैक्ट हम समझ सकते हैं कि जब बच्चे को माँ के पेट से ही वो परवरिश और वो जो उसके अंदर मॉरल वैल्यूज या जिस तरह की उसकी रहन सहन, जो भी चीज की आगे उसको फ्यूचर में होगा, उसका असर उस वक्त से शुरू हो जाता है। तो फैमिली का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो प्री कंसेप्शनल लेवल से ही हमारा वो मॉरल वैल्यूज या जो हम अच्छी बातें या जो जिस तरह की भी बातें चाह रहे हैं, वो उस वक्त से हमारे अंदर प्रिवेलेंट हो जाती है। अब फैमिली लेवल पे ये सबसे आसान लेवल बोला जा सकता है, क्योंकि माँ का जो बोध होता है, माँ पहली टीचर है, ये सब हम हमेशा सुनते आते हैं। तो उसका इम्पैक्ट बच्चे की जिंदगी में किस तरह का होता है? अगर माँ स्मोक कर रही है, ड्रिंक कर रही है, तो बच्चे क्या है, वो देख के तुरंत सीख जाते हैं। वो जिस तरह के माहौल में रहेंगे वो सीखेंगे। तो फैमिली लेवल पे छोटे छोटे हम शॉर्ट स्टोरीज बता सकते हैं, दिन की बातें बता सकते हैं, क्या करते हैं। इस पे तो काफी डिबेट या काफी कुछ लोग बता सकते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है एज अ फैमिली लेवल पे। तो फैमिली लेवल पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल माँ का होता है, क्योंकि वो ज्यादातर बच्चों के साथ रहती है। तो वो किस तरह से अपने बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज धीरे धीरे डाल सकती है, ताकि वो बड़ा होकर किस तरह का इंडिविजुअल बन सके। अभी जो इतना बर्निंग टॉपिक, जिसपे इतनी बातें हो रही है कि एजुकेट योर बॉयज फर्स्ट, गर्ल्स, जो अभी रेप केस के बाद ये सब हो रहा है, तो इसलिए मॉरल वैल्यूज का कोई जेंडर नहीं है कि आप लड़कियों को बताएं क्या पहनना, कैसा करना। उसी तरह हमें इक्वली अपने लड़कों को भी ट्रीट करना है कि वो किस तरह से बिहेव करें। एकदम छोटी सी बात रहती है, घर पे कोई माँ है, बहन से कैसे बात करना है, छोटी छोटी बातों में अगर हम टोकें, बोले, तो ये सब एकदम फैमिली लेवल पे हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये सबसे बोला जाए नेसेंट स्टेज होता है बच्चे का, जिसमें वो बच्चा को जिस तरह से बताया जाए वो उस तरह से मोल्ड हो सकता है। इसलिए ये जो स्टेज होता है ये सबसे क्रूशियल होता है और सबसे सक्सेस इसी स्टेज में सबसे ज्यादा मिलता है। उसके बाद आता है स्कूल। स्कूल में पहले जब हम थे तो एक मॉरल साइंस की क्लासेस होती थी, टीचिंग्स होते थे। तो इस तरह की क्लासेस या शॉर्ट प्लेज, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को अगर प्रमोट किया जाएगा, जिसमें ठीक है हम एजुकेशन इंग्लिश हिंदी जो पढ़ते हैं, मैथ्स, उसके अलावा एक मॉरल वैल्यूज की जो क्लास होती है, उस तरह से हम अपने सोसाइटी को किस तरह से चेंज ला सकते हैं। तो स्कूल का ये एक रोल रहता है बहुत बड़ा, जिसमें कि जो भी अभी प्रिंसिपल्स और बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हुए हैं, तो उस तक उन तक अगर बात जाए, और ये है भी प्रिवेलेंट, ऐसा नहीं कि स्कूल्स में अभी नहीं है,
ये सब चल रहा है, लेकिन हम उसको किस तरह से और प्रैक्टिकली बच्चों में इनकलकेट कर सकें, तो इस लेवल पे हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे मुश्किल लेवल होता है सोसाइटी का लेवल, जिसमें ये है कि हमारा जो फ्रेंड सर्कल किस तरह का हो। हमारा फ्रेंड सर्कल, ये हम हमेशा सुनते हैं कि इफ यू आर लिविंग अमंग 5 गुड पीपल यू विल द नेक्स्ट वन, इफ यू आर लिविंग अमंग द 5 बैड पीपल तो यू विल बी द नेक्स्ट वन। तो ये हमेशा ऐसा है कि हम जिस तरह के, इस पे हमारी हदीस भी है कि हम हमारा किस तरह का, अगर किसी को पहचानना है तो उसके दोस्त से पहचानो। तो इस तरह से सोसाइटी हमारे मोरालिटी पे कितना बड़ा असर डालता है, ये हमारे फ्रेंड सर्कल या हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं उससे पता चलता है। तो इसमें हम अगर अच्छे, और ये सबसे डिफिकल्ट फेज होता है क्योंकि बच्चों में तो बहुत नासेंट फेज रहता है, उनको हम जिस तरह से मोल्ड करना चाहें वो हो जाते हैं। जो अगर बुरी चीज है उनको अंडू करना है उसके लिए वो आसानी होती है। लेकिन जब हमारा अंडरस्टैंडिंग और ये सब एडोलेसेंट फेज के बाद इतना पक्का हो जाता है कि उसके बाद हम में ये चेंजेस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा होता नहीं है, रेयर एग्जाम्पल्स हैं कि लोग उस फेज में भी जाके या तो अच्छे बने या तो बुरे बने। लेकिन ये जो फेज होता है हमारा, ये बहुत ही डिफिकल्ट फेज होता है। और इन सब के बाद हमारा ये जो भी हम इतनी डिस्कशन और सब कुछ कर रहे हैं, इसका मेन मोटो है कि हमारे अंदर मोरालिटी डेवलप हो। और वो किसी स्पीच या लेक्चर्स के थ्रू डेवलप होना बहुत मुश्किल है जहां तक मुझे लगता है। और जो लोग इसको ज्वाइन किए हैं या जो हमें रीच कर रहे हैं, वो लोग यूजुअली इसको फॉलो करते हैं। हमें रीच करना है उन लोगों पे जो हमारी बात जहां तक नहीं जा पा रही है, जो इतने ज्यादा इस सबसे दूर है कि वो जान ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो इसके लिए आज के जो दौर है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम अपनी बात रख सकते हैं। लोग उसको किस तरह से यूज करें वो इस पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो हम किसी के अंदर नहीं डाल सकते, ये बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है। बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करें तो उनके अंदर एक मॉरल वैल्यूज आ सकती है। अगर हम ब्रॉड वे में बात करें तो रिलीजियस बिलीव्स जो होता है वो हमारे अंदर बहुत हद तक मोरालिटी डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि हमारे जो हम लोग बात करेंगे इस्लामिक व्यूज के बारे में, उसमें हमारी छोटी से छोटी बातों के ऊपर जिक्र किया गया है। कैसे बात करना है, कैसे खाना है, कैसे किस हर एक छोटी छोटी पॉइंट पे वॉशरूम जाने हैं, खाना पीना, हर चीज का तरीका है, दुआ है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ चैनलाइज होती है और हमें सही की तरफ गाइड करती है। तो इसलिए द ओनली वे जिससे हम इसकी तरफ जा सकते हैं is to submit yourself to Allah और to the religion you are believing। आप जिस भी रिलीजन पे बिलीव कर रहे हैं उसमें खुद को सबमिट कीजिए और उनकी जो भी टीचिंग्स है अगर हम उनको अच्छे से समझें और उसको फॉलो करें तो ये हमारे अंदर मोरालिटी ला सकती है। तो ये जो मोरालिटी लाना है, कैसे करना है, ये वाई का जो क्वेश्चन है इस पे यही है कि क्योंकि इसकी वजह से हमारा सोसाइटी फर्दर, एक इंडिविजुअल अगर सुधरेगा तो वो सोसाइटी को सुधारेगा। वाई का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ आता है। और हाउ के लेवल पे हम लोगों को बहुत काम करने की जरूरत है एज एन इंडिविजुअल और सोसाइटी लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे हम जितने लोग ये सब सुन रहे हैं वो अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों से शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि डिस्कस तो हम बहुत कर लेते हैं कि ये गलत हो रहा है, वहां गलत हो रहा है, पर उसका सोल्यूशन जो हम निकालना चाहते हैं वो मिल बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो मेरा यही कहना है कि हम जिस तरह से भी अपने आप को, तो इसमें एक टेक होम मैसेज हम ये कर सकते हैं कि अपने मॉरल वैल्यूज को हम जितना पकड़ कर रखेंगे, अपने रूल्स को पकड़ कर रखेंगे, वो हमारे अंदर इंडिविजुअल लेवल पे जितना सुकून और फ्रीडम का फील देगा, उसी तरह से जो सोसाइटल कैद है जिससे हमको फ्रीडम चाहिए अभी के मौजूदा टाइम पे, जो इतने क्राइम्स और इनसे अगर फ्रीडम चाहिए तो इसका भी सिनोनिमस है कि हम मोरालिटी की तरफ अपने आप को रुजू करें। शुक्रिया। माननीय मुख्य अतिथि हमारी अंजुम प्रवीण जी, आदरणीय वक्ता श्रीमती तारामणि साहू जी, नाजिया तबस्सुम जी और डॉक्टर आरिफ खुर्शीद साहिबा जी, और यहाँ तमाम जितने हमारे श्रोतागण हैं, आप सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज हम सभी एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा जो है नैतिकता स्वतंत्रता का आधार क्यों और कैसे,
अभी जितने भी प्रीवियस स्पीकर्स हमने सुने, सबने अपने अपने विचार रखे और क्यों जरूरी है और कैसे इसको लाना है, इस पर भी एक सोच। और अभी जो हमारे लास्ट स्पीकर रही, उन्होंने एक बोला कि इससे हम क्या नोट लेकर जा सकते हैं। तो अपने आप से हम शुरुआत करें। एक बहुत ही अच्छा मैसेज के साथ उन्होंने हमें सोचने के लिए मजबूर किया है। तो चलिए, ये जो हमारा आज का नैतिक स्वतंत्रता का आधार क्यों और कैसे, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए जो हम लोग एकत्रित हुए हैं, ये विषय सही में हमें अपने जीवन के मूल्य और समाज के सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। पहले हम देखेंगे जैसा कि नैतिकता क्या है। तो आपको क्या करने का अधिकार है और आप क्या क्या करना सही है, इनके बीच का जो अंतर है ना, वही नैतिकता है। अधिकार तो हम जानते हैं कि ये करना है, लेकिन क्या यह करना सही है, ये अगर हम जान जाते हैं तो यही नैतिकता है। नैतिकता और स्वतंत्रता की अगर हम परिभाषा, इसमें दो शब्द हैं, नैतिकता और स्वतंत्रता। तो नैतिकता वह शक्ति है जो हमें सही और गलत के बीच का फर्क करना सिखाती है, या हमारे आचरण और विचारधारा को एक दिशा देती है। जैसा कि हमारा जो आचरण है, हम जैसा व्यवहार करते हैं और हम जिस तरह की सोच रखते हैं, उसको नैतिकता एक दिशा देती है, जिससे हम समाज में क्या करते हैं ना, कि एक सही ढंग से रह सकते हैं। और दूसरी ओर अगर हम स्वतंत्रता की बात करें, तो स्व में तंत्र जुड़ा हुआ है। अगर आप स्वतंत्रता में देखेंगे तो स्व का मतलब हो गया सेल्फ, और तंत्र का में नियम कानून, यानी हम उतना ही स्वतंत्रता को एंजॉय करें एक तंत्र के तहत, एक नियम के तहत, जो नियम या तंत्र हमारे समाज ने दिया है। तो वह स्थिति है जो स्वतंत्रता, जिसमें हम अपने विचारों को और अपने कर्मों को बिना किसी बाधा के व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन हमें यही ध्यान रखना है कि जो स्वतंत्रता है ना, वो अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं स्कूल टीचर हूँ, तो हमने बच्चों को बोलते हैं ना, बहुत सारी चीज की स्वतंत्रता दे रखी है। उनको अपने बातों की को रखने की स्वतंत्रता, किताब को छूने की स्वतंत्रता, टीएलएम जो हम यूज करते हैं वो भी आप यूज करो, उसको करने की स्वतंत्रता, आप स्कूल में कहीं भी आ जा सकते हो, स्वतंत्रता। हमारे संविधान ने भी अगर आप देखोगे ना, तो स्वतंत्रता का एक अधिकार दिया हुआ है। तो वो स्वतंत्रता का अधिकार, या छोटे छोटे बातों पर जो अपने फैमिली में हमें स्वतंत्रता दे रखी है, हम स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता की सही मतलब तभी है जब उसमें कुछ नियम जो बनाए गए हैं उनका हम अनुपालन करें, तभी वो स्वतंत्रता का सही मायने में हम इंजॉय भी कर पाएंगे और दूसरों को सिखा भी पाएंगे, उनके लिए हम एक एग्जाम्पल बन पाएंगे। अब थोड़ा एक संबंध को देखते हैं कि नैतिकता और स्वतंत्रता का क्या संबंध है। तो हम देखते हैं ना कि नैतिकता और स्वतंत्रता का गहरा संबंध है और जटिल संबंध भी है। नैतिकता स्वतंत्रता का आधार इसलिए है क्योंकि यह हमारी स्वतंत्रता के सही उपयोग के लिए एक आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करती है। नैतिकता ही जो है स्वतंत्रता है, उसको एक सही दिशा निर्देश नैतिकता ही प्रदान करती है। आइए इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को और अच्छे से हम समझने का प्रयास करते हैं। नैतिकता और समाज का आधार। नैतिकता समाज की बुनियाद है। एक अगर हम देखेंगे बुनियाद, यानी जिस पर वो खड़ा है, समाज खड़ा है, तो इंसान की नैतिकता खत्म होने लगे ना, तो इंसान से पहले समाज मर जाता है। तो ये समाज की भी जिम्मेवारी है कि हम इस नैतिकता को बनाए रखें। जैसा कि हमारे लास्ट स्पीकर ने भी कहा कि नैतिकता को अगर हमको समाज में बनाए रखना है, तो जितने भी हमारे स्पिरिचुअलिटी है, जितने भी धर्म है, कोई एक धर्म की बात नहीं है, उन धर्म को अगर हम पकड़े रहेंगे तो नैतिकता के लिए एक बल प्रदान होता है। तो जब कोई समाज नैतिकता का पतन करता है, तो वह समाज समृद्ध और संगठित जब कोई समाज नैतिकता का पालन करता है, तो वह समाज संगठित होता है और समृद्ध होता है। तो हम संगठित तभी हो सकते हैं और समृद्ध भी हो सकते हैं। हमारा अपना जो भी धर्म हम पालन करते हैं, वो समृद्ध और संगठित तभी होगा जब हम नैतिकता का पालन करेंगे। तो नैतिकता समाज में अनुशासन और सद्भावना को बनाए रखने में भी मदद करता है। हमारी जैसे गीता में कहा गया है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यह संदेश नैतिकता का सार है, जो हमें हमारे कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है।
बिना स्वार्थ के, बिना लालच के। यदि हम अपने कर्म नैतिकता के दायरे में रहकर करते हैं तो समाज में हर व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान होता है। स्वतंत्रता का सही उपयोग अब कैसे करते हैं? तो स्वतंत्रता का सही अर्थ ताकि सार्थक हो जब हम उसे नैतिकता के साथ जोड़कर देखेंगे। कुरान में भी कहा गया है, अल्लाह तुम्हारे दिलों के इरादों को देखता है। यह संदेश हमें यही सिखाता है कि हमारी स्वतंत्रता का उपयोग अच्छे और सच्चे इरादों से करना चाहिए। यदि हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग नैतिक रूप से करते हैं तो समाज में समता आता है, न्याय आता है, सद्भावना बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। तो इस तरह नैतिकता और स्वतंत्रता का गहरा संबंध है। अब है नैतिकता और में जो हम देखते हैं कि व्यक्तिगत विकास भी होता है। नैतिकता और व्यक्तिगत विकास। नैतिकता केवल समाज के लिए ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। जैसे अधर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपने ही विनाश का कारण बनता है। यह संदेश हमें बताता है कि नैतिकता के बिना स्वतंत्रता विनाश का कारण बन जाती है। अगर हम स्वतंत्रता मिली हुई है लेकिन उसमें अगर हम नैतिकता को नहीं लाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, जो हमें परवरिश मिली है, जो हमें समाज ने सिखाया, जो हमें स्कूल ने सिखाया, सब कुछ पता होते हुए भी हम नैतिकता का सही उपयोग स्वतंत्रता में नहीं कर पाते हैं। तो यदि हम अपनी स्वतंत्रता को नैतिकता के दायरे में रखते हैं तो यह न केवल समाज के लिए बल्कि हमारे अपने व्यक्तिगत विकास के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। अब नैतिकता की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के बहुत सारे खतरे हैं। अगर हम देखें कि नैतिकता की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता एक खतरा बनता जा रहा है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जो एग्जाम्पल हम अभी देख रहे हैं, और ये जैसे कि हमने ये भी सुना कि ये जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, सिर्फ लड़कियों को ये करना चाहिए, ये नहीं चाहना चाहिए, लड़कों को ये करना चाहिए, नहीं, ये जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। हम सभी इंसानों के लिए स्वतंत्रता और नैतिकता समान है। अधर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपने ही विनाश का कारण बनता है। यह संदेश भी हमें यही सिखाता है कि नैतिकता के मार्ग पर चलकर ही हम अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रख सकते हैं। यदि हम नैतिकता को दरकिनार कर देते हैं तो स्वतंत्रता का गलत उपयोग समाज में क्या क्या फैलाएगा? अराजकता फैलाएगा, हिंसा फैलाएगा, अन्याय का कारण बन जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कुरान में बताया गया है कि अल्लाह के रास्ते से भटकने वाला व्यक्ति अपने ही पापों का बोझ उठाता है। चाहे हम अपनी गीता में भी कहेंगे कि भगवान की जो बातें ना, बच्चे भी घर में अगर हम छोटे रहते हैं, अपने बच्चों को भी कहते हैं भगवान देख रहा है। जब भी हमको लगता है कोई नहीं देख रहा है, चलो हम ये काम कर लेते हैं, तो अल्लाह देख रहा है, भगवान देख रहा है। तो उस समय हमें यही सोचना है कि नैतिकता किसी को दिखाने के लिए नहीं, वो अपना इनर वॉइस होना चाहिए। हम सभी इंसानों में ना दो चेहरे होते हैं, या जब भी हम कोई काम करते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस टाइम अपना इनर वॉइस दोनों आवाज उठाता है। कोई भी हो, एक छोटा बच्चा भी जब एक चॉकलेट उठाता है बिना पूछे तो उसमें हाँ या ना की भावना आती है। तो वो हाँ और ना की पहचान करना, वो स्वतंत्रता देना, और स्वतंत्रता को हम इस तरह से अपने धर्म से जोड़कर अगर हम बताते हैं तो निश्चित ही बच्चे या हम इंसान हैं सभी नैतिकता और स्वतंत्रता को पहचान पाएंगे, नैतिकता और स्वतंत्रता का संतुलन बना पाएंगे। इन दोनों के बीच में अगर संतुलन बनाए रखेंगे तो निश्चित ही एक समृद्ध समाज बनेगा। जब हम नैतिकता का पालन करते हुए स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं तभी हम एक न्याय संगत, समृद्ध और स्थायी समाज का निर्माण कर सकते हैं। समाज में नैतिकता और स्वतंत्रता का स्थान। आज के समय में जहां समाज में असमानता है, अन्याय है, हिंसा की घटनाएं बढ़ रही है, वहां नैतिकता और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, गीता हो, कुरान हो, दोनों ही में है, यह हमें सिखाते हैं कि अपने कर्मों को नैतिकता के मार्ग पर ले जाना चाहिए ताकि समाज में शांति आए, सद्भावना आए और न्याय का प्रसार हो। हमारा समाज तभी सही दिशा में आगे बढ़ सकता है जब हम नैतिकता और स्वतंत्रता का सही संतुलन बनाकर चलते हैं। तो स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, तो स्वयं को पहले हम जाने। यह संदेश हमें बताता है कि हमारी स्वतंत्रता का उपयोग आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्वास के लिए करना चाहिए। कुरान में भी कहा गया है, यह सिखाता है कि अल्लाह का डर ही इंसान को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना है। जो मैंने पहले भी कहा कि एक डर से नहीं करना है, बट
ये देखना है, वो डर का मतलब है कि हमें भगवान देख रहा है, कोई देखे या ना देखे उसका हिसाब किताब हमें तो करना ही करना है। तो जब हम इस भय को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो हम नैतिकता के रास्ते पर चलते हुए अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग कर सकते हैं। और जैसा कि हमने कैसे इसको लाया जा सकता है, इस पर सेम मेरा भी व्यू है कि सबसे पहले होम, स्कूल और देन सोसाइटी, ये तीनों का अहम रोल होता है। जिस तरह हम घर पे होते हैं तो माँ का सबसे पहला रोल होता है, और जो खाना हम बनाते हैं तो जैसा अन्न वैसा मन। तो जब हम भोजन बनाएं तो गुस्सा होकर ना बनाएं, सभी के लिए वो फायदेमंद हो, साथ बैठकर खाना खाएं। एक दूसरे से, परिवार एक छोटा समाज होता है, तो उस परिवार में सभी के अपने अपने क्वालिटीज होते हैं, मदद करने का, एक दूसरे के काम आने का, एक दूसरे की सेवा भावना का, समर्पण भावना का। तो जितने भी आप नैतिक गुण देखते हैं, जो नैतिक गुण हम चाहते हैं, वो हमारे घर में सबसे पहले दिखता है। तो वो गुण हम में हमेशा बनी रहे, ताउम्र बनी रहे। हम अपने बुजुर्गों की सेवा करें, हमारे बच्चे वो चीज देखें, तो आज कल हम अपने बुजुर्गों की, कल हम बुजुर्ग हो तो हमारे बच्चे हमारे, तो ये जो नैतिकता का जो चेन हो वो चलता रहे। स्कूल में अगर हम देखते हैं तो आज एनईपी आ गया है, एनईपी 2020 भी यही कहता है कि हम अब रोट लर्निंग या उसको हटाएं। जैसे क्या है ना, कोई भी क्लासेस अगर हम लेते हैं, नैतिक शिक्षा की क्लास ले लिए, आप चले जाओ, जैसे बहुत सारे धर्म स्कूल भी जैसे क्रिश्चियनिटी में है तो उनकी मोरल कैटेकिज्म की क्लास होती है, मोरल साइंस की क्लास होती है। उस क्लास में थ्योरी तो हम डाल देते हैं, लेकिन उसे हम अपना कितना पाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि बीच बीच में टॉक हो, उनको स्किट कराया जाए, उनको वो आईना दिखाया जाए, उनको सोसाइटी में ले जाया जाए, नुक्कड़ नाटक कराया जाए, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिससे किस तरह से बाहरी सुंदरता से ज्यादा अगर हम अपने इनर जो है गुण है, जो नैतिकता की जितनी सारी गुण होते हैं, उन सभी को विकसित करे। स्कूल एक बहुत बड़ा बहुत 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 योगदान होता है स्कूल का। तो ये रोल स्कूल को जितना हो सके एज अ टीचर हो, सहपाठी हो, सभी से सीखते हैं, क्योंकि वो अलग अलग घर से आते हैं, अलग अलग धर्म से आते हैं। तो मेन हम चाहते हैं बच्चों को जो बनाना, वो हमारा संविधान भी कहता है कि हम बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट अगर चाहते हैं, सर्वांगीण विकास हम चाहते हैं, तो संविधान की अगर हम प्रस्तावना देखते हैं तो एक संक्षिप्त है संविधान। संविधान जिस तरह हम बोलते हैं कि आप गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, जितने धर्म ग्रंथ हैं अपने, बाइबल पढ़ो, उसी तरह है संविधान भी पढ़ो। संविधान भी एक अच्छा सोसाइटी चाहता है, एक नियम के आधार पर। एक स्वतंत्रता जो हमें देता है संविधान, लेकिन एक नियम भी देता है, एक उसमें हमें बांधे रखा है। तो उस नियम को भी पढ़ने के लिए हम बच्चों को मोटिवेट करें। फिर एक रोल आता है सोसाइटी, जिसमें हमारी उतनी हम एज अ इंडिविजुअल उतना हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन हम इंडिविजुअल से ही सोसाइटी बनता है। तो सोसाइटी में अगर हम देखें, पहले बहुत बढ़िया होता था, चौपाल बैठते थे। आप छोटे छोटे देखिए, प्रेमचंद की जो ईदगाह है, एक एक क्वालिटी भरा हुआ है, एक एक लाइन आप पढ़ेंगे ना, उसमें हर एक कैरेक्टर का आप उठा लो। तो पहले की जितनी सारी कहानियां हैं, जितने सारे कैरेक्टर्स होते थे, तो ये सभी की बातचीत क्यों ना फिर से शुरू होए। अगर हम बैठते हैं और सोशल मीडिया इतना इफेक्ट करता है, तो कुछ टाइम हम अपनी छोटे छोटे, जैसे 5 ही पड़ोसी हैं, वीकेंड्स पे ही बैठ जाएं और एक ऐसा सोसाइटी निर्माण करें ताकि हमें देखकर दूसरे पड़ोस भी इस तरह से बैठे और हम अच्छी बातें करें, अपने बच्चों की क्वालिटी डिस्कस करें। अगर कमी भी है तो कमी को किस तरह से क्वालिटी में बदला जाए, इसका डिस्कशन करें। तो क्यों नहीं, कैसे नहीं हम एक बेहतर समाज की स्थापना कर सकते हैं। तो अपने जितने भी छोटा ही सर्किल हो, अपने जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हो, तो उसमें हम क्यों ना एक अच्छा ही नैतिक मूल्य का ही एक संदेश भेजें। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारा बातचीत नहीं होती। आजकल मीडिया में हम लोग बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा घिरे हैं या अपने काम से इतना ज्यादा घिरे हुए हैं कि बातचीत नहीं होती। लेकिन देखिएगा आप कि आप स्टेटस डालते हैं ना, तो बहुत कोई देखता है। जैसे अभी जिनसे मैं आपके इस प्रोग्राम में जुड़ी हूँ, उनका मैं हमेशा स्टेटस मुझे पता चला कि आप लोग 1 महीने के एक कैंपियन है, और इतना बढ़िया कैंपियन है, इससे जाने अनजाने कितनों को अवेयरनेस जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी का एक रोल आप लोग अदा कर रहे हैं। तो यही एक छोटे छोटे से हम किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि चैलेंजेस अब बहुत हैं।
बच्चों में जो चाहते हैं या अपने में भी हम बदलाव चाहते हैं, सोसाइटी में बदलाव चाहते हैं, तो हम अपने से शुरू करेंगे। क्योंकि जब फिंगर इधर होता है ना, तो एक उंगली ही हमारा सोसाइटी या स्कूल के तरफ होता है, बाकी ये 3 उंगली तो घर है और हम है। तो लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि नैतिकता स्वतंत्रता का आधार इसलिए है क्योंकि यह हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी स्वतंत्रता का उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए, ताकि समाज का सामूहिक हित और व्यक्तिगत विकास दोनों सुनिश्चित हो सके। नैतिकता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं, और जब हम इन दोनों का संतुलित उपयोग करते हैं, तब हम एक न्याय संगत, समृद्ध और स्थायी समाज का निर्माण कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद, और आशा करती हूँ कि इस ऑनलाइन चर्चा में से हम नैतिकता और स्वतंत्रता के बीच के इस महत्वपूर्ण संबंध को और गहराई से समझने का जो अवसर मिला है, और इस तरह का और भी आगे हम सभी को इस तरह का अवसर प्रदान करने के लिए आज के लिए भी धन्यवाद, और भविष्य के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बच्चे, हमारा समाज और हमसे जो कुछ भी हो पाए हमें देना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Respectable guest teachers, Taramani Sahu ji, Nazia Tabassum Sahiba, Dr. Arifa Khurshid Sahiba, Jaya Parba ji, हमारी co-secretaries, convener of the campaign, और सबसे बढ़कर हमारी ऑडियंस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस गंभीर टॉपिक पर हम डिस्कशन के लिए यहाँ बैठे हैं, और जितनी बातें आपसे सुनने को मिली हम लोगों को, वो वाकई ये हमारे लिए बहुत काम की बात होगी इंशाअल्लाह। इसलिए कि हमारा मकसद यहाँ इस वेबिनार का कतई नहीं है कि हम यहाँ डिस्कस करें और घर चले जाएं। हमारा जो मकसद है इस पूरे कैंपेन का और आज के इस वेबिनार का, कि हम बैठकर चिंतन करें और जो डिस्कशन से जो हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट्स आए, जो काम आए, उसको हम इम्प्लीमेंट करें। देखिए, अभी के सिनेरियो में जब हम गौर कर रहे थे तो हमें कुरान की एक आयत बहुत अच्छी याद आ गई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदीन नास लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। खुशकी और तरी में फसाद बर्पा हो गया है उनके हाथों की कमाई से, इसलिए कि अल्लाह उनको मजा चखाए, मुमकिन है कि वो बाज आ जाए। आज जिस तरह के फसादात हमें जमीन में देखने को मिल रहे हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारे खुद करना है? आज हम जिस तरह के फसादात पर गौर करते हैं, जिस तरह से जो बुराइयां हमारे माशरे में फैली हुई हैं, खा वो जुल्म तशद्दुद के वाक़यात हों, या सूदखोरी हो, रिश्वतखोरी हो, नशा आवरी का मामला हो, बेहयाई हो, बदकिरदारी हो, नाइंसाफी हो, अदम मुसावात हो, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। ये गौर करने की बात है कि ये जो बुराइयां हैं समाज में, वो क्यों फैल रही हैं, इसका रूट कहाँ है, इसका तदारुक, इसका हल कहाँ है, क्या है? एक तरफ तो हम एजुकेशन और रिसर्चेस के जरिए आसमान को छू रहे हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क का लेवल लग रहा है हमारे मुल्क के साथ, बड़ी बड़ी सनद हासिल कर रहे हैं तरक्की याफ्ता होने के लिए, और दूसरी तरफ हमारी बेसुकूनी, बेचैनी इस कदर के हम में से हर कोई, या कम से कम मिनिमम दूसरा तीसरा शख्स तो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। इंसान ने सोचा कि हम गुलाम बनकर नहीं रह सकते हैं, गुलामी अच्छी चीज है भी नहीं, हम आजाद रहना चाहते हैं, आजादी हमने हासिल भी कर ली है, अब हम जो चाहें करें। लेकिन
देखने को ये मिलता है मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की, यानी हमारी बेसुकूनी में तो इजाफा ही होता जा रहा है। तो पता चलता है कि इस बेलगाम आजादी या आजादी का गलत तस्वर जो है, इसने समाज को बर्बादी के दहाने पर खड़ा कर दिया है। ऐसी आजादी जहां कोई डिसिप्लिन ना हो, जहां कोई नॉर्म्स ना हो, जहां कोई बाउंड्री ना हो, जिसकी कोई लिमिट ना हो, जहां कोई मोरालिटी ना हो, वो बेलगाम आजादी इंसान के लिए और पूरे समाज के लिए घातक है, नुकसानदेह है। हम देखते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो अपनी पसंद की जब चीजें होती हैं, मुरक्कन खाने, बिरयानी और कोरमे और जो भी अपने पसंद की चीजें, और हम जब बेतहाशा लेते हैं विदाउट लिमिट अगर हम खाते हैं, तो ये हमारे जिस्म को मर्ज का शिकार बना देता है। डॉक्टर्स का भी सजेशन यही है कि कंट्रोल डाइट लिया जाए। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं? उनको पता है कि अगर हम लिमिट क्रॉस कर लेंगे, ओवर ईटिंग कर लेंगे, बहुत ज्यादा चिकनाई की चीजें जो हमको पसंद या नापसंद है, पसंद का ख्याल करके हमने खा लिया, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि हम में से हर किसी की ख्वाहिश होती है बहुत मालो दौलत हमारे पास हो जाए, खूब आसाइशें हो जाएं, और फिर हमको इसका एहसास नहीं रहता है कि इतने पैसे हमारे पास हैं नहीं, हमें पैसा हासिल करना हो, इसलिए करना है कि हम आसाइश की जिंदगी पसंद करते हैं, हम लग्जरियस लाइफ लीड करना चाहते हैं। तो नतीजतन लूट मार, कत्लो गारतगिरी, किसी की हक तलफी, छिनतई, कुछ भी कर करके हम पैसा हासिल कर लेंगे। ये तो आजादी है। और अगर ऐसी आजादी है, ऐसी बेलगाम आजादी कि अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम कुछ भी कर ले, हम आजाद हैं, तो फिर जरा सोचने का मौकाम है कि हमारा समाज कैसा होगा। इतना ही नहीं बल्कि इंसान तो अब बर्बरियत का शिकार हो गया है। किसी के इंसानी जान की कोई एहतराम बाकी नहीं है। रोज कत्ल गारतगिरी की, मर्डर के केसेस अखबारात में आ रहे हैं। दूसरों की हक की पामाली, दूसरों के राइट्स का हनन जो हो रहा है, वो सब हमारे सामने है। और खुसूसी तौर पर अभी जो मौजूदा वक्त में जो सबसे ज्यादा चिंतन करने का विषय है, वो ये कि हम देखते हैं कि जो जुल्म तशद्दुद की सबसे बड़ी जो शिकार हैं, वो हम औरतें हैं। आए दिन जिस तरह के तशद्दुद के वाकयात देखने और सुनने को मिलता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी हमारी बहन पहली स्पीकर साहू जी ने पूरा खोल कर रख दिया कि औरतों के साथ क्या हो रहा है। हम खुद देखते हैं, ये सिर्फ नहीं है कि न्यूज में और अखबारात में हम देख रहे हैं। हम जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं, झारखंड में टाटा नगर, और वहां के मोहल्ले, एक बिल्कुल छोटा सा मोहल्ला, 3 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला आता है। भेड़िए की तरह ऑटो ड्राइवर, उसने 3 साल की जो बच्ची नर्सरी स्कूल जा रही है, उसके साथ उसने रेप किया। मुर्दे तक को नहीं छोड़ते हैं, हॉस्पिटल में डेड बॉडी को नहीं छोड़ा जाता है। ये भी ऐसे भी केसेस आए हैं। डॉक्टर जो हमारे लाइफ सेवर हैं, उनकी जिंदगी, उनके साथ किस तरीके का मामला किया जा रहा है। अगर वाकई आजादी ऐसी है तो फिर मैं यही कहूंगी कि मुझसे आजादियों का फुसो छीन लो, बेअमा घाटियों से निकालो मुझे, फिर उन्हीं बामोदर में सजा दो मुझे। ऐसी आजादी जहां हमारी इज्जत तार तार हो रही हो, जहां दरिंदे और भेड़िए हमारी जिंदगी के दर पे हो। और फिर सबसे बढ़कर जुल्म तो यह है कि हमें इंसाफ भी नहीं मिलता, बल्कि जो मुजरिम है, जो क्रिमिनल है, जो कल्प्रेट है, उसको फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है और उन्हें ऊंचे ओहदे पर फायज भी कर दिया जाता है। ये सिर्फ रोने का वक्त नहीं है, ये 1 महीने की जो इतनी लंबी पीरियड की जो हम कैंपेन चला रहे हैं, ये हम अवेयर कर रहे हैं, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है कि इसका हल हम निकाल सकते हैं।
और खुसूसी तौर पर हम ये बात बहुत जोर के देकर कहते हैं कि हम औरतें ही इस काम को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ये कोई एक का इशू है नहीं, ना किसी धर्म की, ना किसी जात पात की, ना किसी खास जेंडर की। अगर हम में से हर शख्स, खा वो मर्द हो या औरत, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, इन खराबियों को दूर करने की आज भी हम कोशिश कर लें, ठान लें, तो आज हमारा माशरा इन बुराइयों से पाक हो सकता है। एक सभ्य समाज का हम निर्माण कर सकते हैं। जरूरत है कि काम जो किया जाए वो रूट लेवल पर किया जाए, यानी सबसे पहले खुद अपनी जात, अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी और फिर पूरी जमीन पर यह काम करना होगा। अभी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं कि जब हम मोरल वैल्यूज की बात करते हैं तो ये मोरल वैल्यूज कहाँ से शुरू होता है। डॉक्टर आरिफा साहबा ने तो यहां तक बता दिया कि ये प्री कंसेप्शनल, यानी बच्चे के वजूद में, हमल में आने के पहले से ये मरहला शुरू हो जाता है। तो अगर हम इतना कॉन्शियस, इतने चौकन्ने हो जाएं कि हर कोई हर किसी का अगर हक देने लग जाए, मिसाल के तौर पर औलाद का हक है कि वालिदैन यानी पेरेंट्स जो हैं बच्चों को पूरा भरपूर तवज्जो, भरपूर प्यार उनको दें, उनकी अच्छी तरबियत करें, ट्रेन अप करें उनको। वालिदैन का हक ये है कि बच्चे उनको इज्जत एहतराम के साथ पेश आए। भाई बहन का हक ये है कि आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक हो। हम सब देख रहे हैं कि समाज में भाई भाई, बहन बहन का क्या हाल हो रहा है, भाई बहन के साथ क्या मामला हो रहा है। अगर बचपन से भाई बहन में इत्तेहाद और इत्तेफाक सिखाया जाए, इसी तरह से रिश्तेदारों का मामला है, पड़ोसियों का मामला है। कुरान में अल्लाह ताला एक इंसान का दूसरे इंसान पर हक मुकर्रर करता है कि एक इंसान का दूसरे इंसान पर, खा वो किसी मजहब व मसलक का हो, किसी जेंडर का हो, किसी जात बरादरी का हो, एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान, दूसरे इंसान का हक है कि उसके जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत की जाए। अगर सब अपना अपना एक दूसरे का हक दे दें, जो उनका राइट है उनको दिया जाए, जो उनकी ड्यूटीज है वो कर लिया जाए, तो हम समझते हैं कि एक अच्छा समाज बनने में मुश्किल नहीं आएगी। मेरी बहनें, हम बुराई जब सुनते हैं तो बस यूं ही गुजर जाते हैं। ये बात गौर करने की है कि अगर हम बुराई होते देखते हैं और अगर हमको शर्म नहीं आती है तो समझ लेना चाहिए कि इंसानियत मर चुकी है। जो आज यही हो रहा है। शर्म हया इंसान का जेवर है, इंसानी सिफत है, इंसान ह्यूमन बीइंग कैरेक्टरिस्टिक है। ये ऐसी चीज है जो एक जानवर और इंसान में फर्क करती है। हम देखते हैं कि किसी जानवर को जिस्मानी या नफ्सियाती भूख मिटाने के लिए उसको किसी डिसिप्लिन नॉर्म्स की जरूरत नहीं होती है, वो किसी चीज का पाबंद नहीं है। लेकिन इंसान तहजीब व तमद्दुन की बना पर आला व अरफा होने का सबूत पेश करता है और यही उसकी खूबसूरती भी है। मगर आज आजादी के नाम पर लिव इन रिलेशनशिप, होमोसेक्सुअलिटी, ट्रांसजेंडर, एलजीबीटीक्यू ऐसे घटिया चलन ने समाज में बेहयाई और बेशर्मी की वबा फैला दी है। और ये चीजें चूंकि इंसानी फितरत के खिलाफ है, इसलिए हम देखते हैं कि एक से बढ़कर एक मसाइल भी पैदा हो रहे हैं और फिर इंसान जहनी इमराज में मुब्तला हो रहा है। ये तमाम चीजें फितरत के खिलाफ जंग है, ये नेचुरल नहीं है। और जब नेचर के हम अगेंस्ट जाएंगे तो फिर सुकून और खुशी का होना नामुमकिन है। हम देखते हैं कि इस दलदल में फंसने की एक वजह और भी है, और वो है शराब और नशा आवर दवाएं, ड्रग्स एडिक्शन।
जब इंसान नशा कर लेता है तो इंसान को अपने होश और हवास पर काबू नहीं रहता, और फिर ये जो वारदात की हमें खबरें मिल रही हैं, रिपोर्टें बताती हैं कि इन बुराइयों में उन्हीं मुंशियात का, उसी ड्रग्स और शराब का बहुत बड़ा रोल रहा है। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया, हम समझते हैं कि सारी चीजें प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी इसका एक बहुत बड़ी वजह है। एक सर्वे के मुताबिक, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा याद आता है कि सर्वे के मुताबिक 15 से 86% 15 से 35 साल तक के लड़के लड़कियां पोर्नोग्राफी देखते हैं। इसी तरह से फहश फिल्म है, फहश गाने हैं, उसका भी इंसान के किरदार पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये जो असबाब है समाज को प्रागंदा करने वाले हैं। कुरान जो है इस सिलसिले में, इनको हल करने में, इन मसाइल को, इन बुराइयों को दूर करने की जो रहनुमाई करता है, कुरान इज गाइड। बार बार स्पिरिचुअलिटी की बात आ रही है, रिलीजन की बात आ रही है, रिलीजियस होने की बात हो रही है, रिलीजन को फॉलो करने की बात आ रही है। तो कुरान में जब हम देखते हैं तो इस्लाम, अल्लाह ताला ने शराब को हराम करार दिया है, नशावर चीजों को हराम करार दिया है। कुरान की आयत है कि इसमें फायदे कम हैं और नुकसानात ज्यादा। फायदे होंगे, हो सकता है वक्ती तौर पर टेम्पररीली हमको रिलीफ मिल जाता होगा, पीस मिल जाता होगा, लोग इसीलिए पीते हैं, इसीलिए इस्तेमाल करते हैं इन चीजों को, वक्ती अपना टेम्पररीली अपने पेन को कम करें, रेस्ट चाहते हैं, पीस चाहते हैं, लेकिन फिर उसका बड़ा खराब नतीजा हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से शर्म और हया को लाजमी करार दिया है। हमने अभी कहा था अपनी बातों में शायद कि शर्म और हया जो है वो इंसान और जानवर को तफरीक करने वाली चीज है, फर्क करने वाली। जानवर को हया कहाँ आती है? आपने देखा होगा जानवर सड़क पर क्या क्या हरकतें कर बैठते हैं, इंसान को तो करने में शर्म आती है और आना चाहिए। इसी तरह से ज़िना यानी अडल्ट्री से बचने का तरीका बताया, और बचने का तरीका किसी एक को नहीं बताया। ये बार बार हमारी गलत खबरें लोगों तक जाती हैं कि यहाँ औरतों को कहा जाता है बुर्का पहनो, पर्दा करो, मर्दों को कोई हुक्म नहीं है। हम अपनी तमाम बहनों को इस बात की इत्तला देते हैं, अगर कुरान पढ़ती हैं तो पढ़कर देखिए, पहला हुक्म जो पर्दे का आया है गज़्ज़े बसर, वो मर्द को आया। गज़्ज़े बसर नजर नीचे रखना शर्म की चीज है, अपोजिट जेंडर को घूर घूर कर देखना, गलत ख्यालात जहन में लाना, तो दोनों को गज़्ज़े बसर का हुक्म भी दिया गया। फ्री मिक्सिंग जो है हमारे समाज में बहुत ज्यादा, तन्हाई में दो अपोजिट जेंडर का मिलना, सज धज कर करके अपने आप को सेल करने की ख्वाहिश से वो समाज में करना, तो लोनली प्लेस में ऐसे में ना जाए। इसी तरह से फहश चीजें देखने और सुनने से भी मना किया गया। ये साइकोलॉजिकल है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि इसका हमारे दिमाग पर खराब गलत असर पड़ता है। और सबसे ज्यादा वो ये कि मुजरिम अगर कोई है और साबित हो जाए, गवाही मिल जाए कि इस शख्स ने जुर्म किया है, खा वो मर्द हो या औरत, तो उसको एलानिया सजा देना, अलल एलान, पब्लिक प्लेस में, ताकि दूसरों को इबरत हो। और सजा इसलिए जरूरी है कि अगर सजा नहीं मिलेगी तो ये ऐसे ही केसेस बढ़ते रहेंगे, सारी बुराइयां बढ़ती रहेंगी, रिश्वतखोरी भी बढ़ेगी, सुदखोरी भी बढ़ेगी, रेप केसेस भी बढ़ेंगे, मर्डर भी बढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। तो इतनी सख्त सजा कुरान में कही गई, क्यों कही गई? लोग कहते हैं बड़ी क्रुएल्टी। क्रुएल्टी नहीं है। अगर हमारे ऊपर हमारी बेटी के साथ अगर बलात्कार हो, उसको भेड़िए की तरह बोटी बोटी नोच डाले कोई, तो हम पर क्या गुजरेगी? अगर एक के साथ इतनी सख्त सजा मिल जाए जिनविनली, तो फिर दूसरा कोई हिम्मत नहीं करेगा। हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में कानून है, लेकिन वो कानून की किताबों तक शायद बंद है, या कानून मिलने, उसको जो जस्टिस मिलने में जुडिशरी से इतनी ताखीर हो जाती है कि कोई बहुत फायदा नहीं होता है, या नहीं भी मिलती है। हमने तो देखा कितनी को नहीं मिली। अभी इतनी अच्छी बात
साहू जी बता रही थी कि रिपोर्ट ही नहीं लिखा सकेगी आपकी, हर जगह कह देंगे कि नहीं, कहीं कोई एविडेंस नहीं मिला। तो मुजरिम को अगर सजा नहीं होती है तो हम इंसाफ से महरूम हो जाते हैं। तो ये इंसाफ का मिलना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, इसकी जो एक बहुत बड़ी वजह है इन तमाम खराबियों की, वो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ गॉड। जब दिमाग में यह नहीं रहेगा कि हमको इसकी कहीं सजा भी मिलेगी, कोई हमसे इस बाबत में पूछेगा भी, तो फिर तो ये खराबियां कोई भी करेगा, हम भी करेंगे। अगर हमें भी पता है कि इसको कोई खराब नहीं समझेगा, हमको इज्जत ही मिल जाएगा, हमें रुस्वा भी नहीं किया जाएगा, हमको इसको कोई पनिशमेंट भी नहीं मिलेगा, तो फिर सब लोग करेंगे। तो अकाउंटेबिलिटी एक ऐसी चीज है जो एक डर है कि दुनिया में भी जलील और रुस्वा होंगे, दुनिया में भी सजा मिलेगी, और फिर आखिरत जो है, हियर आफ्टर, इसका कॉन्सेप्ट ये बहुत बड़ा है। शायद हमारा वक्त ज्यादा हम ले चुके हैं, मुझे खराब लग रहा है, मुझे अंदाजा नहीं है कि शायद वक्त ज्यादा हो गया होगा। तो ये जो लॉन्ग कैंपेन, 1 महीने का हमारा कैंपेन है, ये किसी एक धर्म विशेष का नहीं है, किसी एक समुदाय का नहीं है, ओनली विमेन सेक्शन का नहीं है, बल्कि ये कैंपेन हम सब का है। और प्लीज, तो हम ये कहते हैं कि इस कैंपेन से हम सब फायदा उठाएं और हमारी जो भूमिका है, हमारा जो रोल है इसमें, उसको निभाने की कोशिश करें। आखिर में आप तमाम बहनों का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप सब ने अपने बहुत कीमती बातों से हमें मुस्तफीद किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की तौफीक बख्शे, यानी अच्छाइयों को ज़मीन पर फैलाने और बुराइयों को दूर करने वाला बनाए, कुछ करने वाला बनाए। अल्लाह से यही दुआ है, और आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।